हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आज ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ ओशंस के बारे में। तो देखिए, जो वर्ल्ड का ओशंस है ना, वो कभी भी एक ऐसा टेम्परेचर पूरे ओशंस में नहीं पाया जाता है। कहीं देखेंगे काफ़ी वार्म है, कहीं देखेंगे काफ़ी कोल्ड है। अब वर्टिकली देखेंगे तो आपका सतह पे कुछ और टेम्परेचर होगा और वो डेप्थ में जाएंगे तो कुछ और टेम्परेचर होगा। तो इसी के बारे में होल स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, जो एवरेज टेम्परेचर होता है, अगर सारे ओशंस को मिला दें और उनके सिर्फ सरफेस की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशन सरफेस होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जिसमें से आपके जो इक्वेटर और जो ट्रॉपिक्स रीजन होगा वहाँ पे इवन 25 से ज़्यादा होगा, कहीं कहीं 30 डिग्री भी पाया जाता है। और वहीं अगर आप पोल पे चले जाएंगे तो आपको टेम्परेचर काफ़ी कम मिलेगा, कहीं 4 डिग्री 5 डिग्री, इवन कहीं कहीं 0 डिग्री होता है, जहाँ पे आइसबर्ग पूरा जमा रहता है। ठीक है, और वहीं पे अगर पूरे ओशन की बात करें, मतलब कि उनके सतह से लेके पूरा ज़मीन, जो ओशन का अंदर का जो बॉटम होता है ना, वहाँ तक के कंप्लीट ओशन की बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर निकल के आता है वो है 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर आता है ना, वो है हमारा लैटिट्यूडनल वेरिएशन। ये हमारा अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ऊपर जाते हैं बढ़ता है, नीचे जाते हैं बढ़ता है। ठीक है, तो जो लो लैटिट्यूड रीजन होता है, वहाँ पे जो सन की रेस पड़ती है ना, वो डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक्स तक आपका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन मूव करता रहता है ना ऊपर नीचे, तो इस पूरे रीजन में जो रेस पड़ती हैं वो सन की डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इस पूरे रीजन को काफ़ी गर्म करती हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें पोलर रीजन्स की या फिर सब पोलर रीजन की, तो वहाँ पे जो ये सन की रेस पड़ेंगी वो पड़ेंगी एक तरह से स्लाइट एंगल पे, जिसके वजह से उनको ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा और उनका जो एंगल जो होगा वो स्लाइट होने की वजह से जो इंटेंसिटी होगी ना इस सन रेज की वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए ये रीजन आप देखते हैं कि पोल पे काफ़ी ठंडा ओशन पाया जाता है। वहीं पे अगर बात करें इक्वेटर और ट्रॉपिक रीजन में तो काफ़ी गर्म ओशन पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ में याद रखिएगा कि देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। लेकिन अगर आप बात करें कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा, तो वो देखिए, वो इक्वेटर पे नहीं पाया जाएगा, वो पाया जाएगा इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो ट्रॉपिक होता है हमारे, ठीक है, ऊपर और नीचे, वहाँ पे पाया जाता है। मतलब कि हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट एट इक्वेटर बट ऑन ट्रॉपिक्स। अब रीजन उसका देखते हैं। देखिए, मैंने बताया आपको कि जो हमारा इक्वेटर रीजन होता है वहाँ पे इंटेंस सनरेज पड़ती है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो सी वाटर होता है वार्म होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जब इवेपोरेशन होगा, जब ये हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर जाएंगे तो इनका कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन होने से यहाँ क्लाउड फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ कितना क्लाउड फॉर्म हुआ है। तो अब ये जब क्लाउड फॉर्म हो जाता है तो जो सन होता है ना, उसकी रेज इस क्लाउड से टकरा के, एल्बिडो आपने सुना होगा ना, कि इससे टकरा के वापस हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो सन की इंटेंसिटी होती है ना, वो जो इसके नीचे जो ओशन वाटर होता है वहाँ पे उतनी इंटेंस से नहीं पड़ पाती है जितनी इंटेंस है वो ट्रॉपिक्स पे पड़ती है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे जब ये इसकी सनरेज पड़ेंगी तो ये हमारा हो गया क्लाउड फॉर्म्स। और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, जो कि काफ़ी वास्ट होता है। ठीक है, तो उसको पेनिट्रेट करके नीचे आना तो बहुत इंपॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है कि इसके कारण सन की रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ पे उतना हीट नहीं जनरेट हो पाता जितना कि यही जो सन होता है वो जब ट्रॉपिक्स पे पड़ता है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ना होने के कारण सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रॉपिकल रीजन के जो ओशंस होते हैं वो हमारे इक्वेटोरियल रीजन के ओशन से गर्म पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेमिस्फेरिक वेरिएशन की। तो देखिए, ये हमारी होगी इक्वेटर लाइन। ठीक है, अब ये देखिए आप कि आप नदर्न हेमिस्फेयर में अगर देखेंगे तो हमारे कंटिनेंट कितना ज़्यादा है ना। और वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में देखिए तो सिर्फ इतना सा, ये अफ्रीका वाला हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका, और ये हमारा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया हो गया। जबकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में पूरा यूरेशिया हो गया, अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट, और पूरा पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो जब ये जो लैंड होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सनरेज जब इन पर पड़ती है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा उनसे जितने भी सराउंडिंग रीजन्स होता है ना, ओशन जितना भी टच करता है इससे पूरा, तो उसको वो गर्म कर देते हैं पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इसकी बात करें सदर्न हेमिस्फेयर की, तो देखिए वाटर, सपोज ये वाटर बॉडी लेते हैं, अगर इसमें एक सनरेज पड़ेगा तो पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो जितनी तेज़ी से पेनिट्रेट करेगा उतनी तेज़ी से ये वापस छोड़ भी देगा इसको, हीट को। तो ये जो ओशन होता है ना वो उतना वार्म हो नहीं पाता है। ठीक है, और वहीं अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो लैंड मास है ये कैप्चर करके रखते हैं उस हीट को, जिसकी वजह से उसके पूरा सराउंडिंग ओशन जो होता है वो वार्म हो जाता है। तो इतना याद रखिएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर हमारे वार्म होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर से। अब बात करते हैं कि अगर सी जो हमारा है वो एनक्लोज हुआ तब,
तो देखिए अगर ट्रॉपिक रीजन की बात करें तो वहाँ पे जितने भी सी एनक्लोज होंगे ना, देखिए यहाँ दिखाता हूँ, सपोज ट्रॉपिक रीजन ले लेते हैं, ये हो गया इक्वेटर, तो ये हमारे जो सी आ गए ना सारे, ये ट्रॉपिकल वाले में आ जाएंगे। तो मेडिटेरियन का ले लेते हैं, तो देखिए जब ट्रॉपिक कोई सी होगा तो लैंड मास पे हीट पड़ेगी, सनरेज पड़ेगा, तो ये लैंड मास पूरा गर्म हो जाएगा। तो वो जो पूरा गर्म हो गया तो जो एनक्लोज सी है इसके अंदर का वो भी पूरा हीट कर देगा उसको, क्योंकि लैंड देखिए उसके जो सी है उसके सराउंडिंग की पूरी लैंड गर्म हो रखी है, तो इसकी वजह से ये सी भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अब होगा क्या है कि देखिए हमारे करंट्स हमने पढ़ा था ना, तो करंट की जो फ्लो होती है ना, जो वाटर का फ्लो होता है वो इस सी से मिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए ये लैंड लॉक है, तो लैंड लॉक है तो ये करंट इससे मिक्स होने का कोई चांस ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ये तो मिक्स हो गए आपस में। तो ये रीजन तो एक तरह से आपका पोलर ठंडी जो करंट हो गया वो जो इक्वेटर से आएगी वार्म करंट उससे मिक्स होकर एक तरह से ये एवरेज कर लेंगे अपने टेम्परेचर को। लेकिन वहीं इसकी बात करें मेडिटेरियन की, तो यहाँ पे मिक्सिंग ना होने के कारण ये हो गया वार्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें कि इफ़ सी इज इन ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, तो वो होगा वार्मर देन ओपन ओशन। अभी बताया था मैंने क्यों, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ करंट्स नहीं हो पा रही है वहाँ पे, और जो सराउंडिंग लैंड है उसने एब्जॉर्व किया है हीट को, जिसकी वजह से वो जो एनक्लोज सी है वो हॉट वार्म हो चुका है। ठीक है, अब वही अगर सी की बात करें टेम्परेट रीजन में, तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं बाल्टिक सी का, ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए ये हो गया हमारा बाल्टिक सी, तो अब बाल्टिक सी हो गया तो ये हो गया हमारा सब पोलर रीजन में, ठीक है, टेम्परेचर रीजन में हो गया। अब यहाँ पे सन रेज तो इंटेंस हो नहीं पाएंगी, तो ये एरिया तो ऑलरेडी ठंडा रहेगा जो अपना इसका बाहर का आपका लैंड है। लेकिन इधर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ रही थी, मैंने बताया था आपको, वार्म करंट्स इक्वेटर से ऊपर की तरफ आई थी, तो ये रीजन तो उसने वार्म कर दिया। लेकिन ये जो रीजन था इसके अंदर का जो एनक्लोज सी टेम्परेट में था, ये इन कंपेरिजन ठंडा था ऑलरेडी, इस यहाँ भी टेम्परेचर वही था, लेकिन इस मिक्सिंग के कारण जो यहाँ से नीचे से वार्म करंट आई है इसके कारण ये तो हल्का सा वार्म हो गया, लेकिन ये कोल्ड रह गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर सी जो टेम्परेट रीजन में है, एनक्लोज्ड है, तो वो कोल्डर होगा देन ओपन ओशन, क्योंकि करंट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है। ये दो चीज़ समझ में आई आपको। अगर ट्रॉपिकल में कोई एनक्लोज सी है तो वो हम अपने जो आसपास के ओपन सी है उससे होगा हमारा गर्म, ठीक है, और वहीं अगर टेम्परेट रीजन में कोई एनक्लोज सी है तो वो आसपास के ओशन से होगा ठंडा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ओशन वाटर मिक्सेस सी वाटर ऑफ ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। मैंने बताया था आपको, नीचे से जाता है इक्वेटर से, ऊपर से पोलर से करंट आती हैं, तो दोनों मिक्स करती हैं, एंड गिव वार्मिंग एंड कूलिंग इफेक्ट टू ओशन वाटर। वार्मिंग एंड कूलिंग इफेक्ट किस संदर्भ में, सपोज मान लीजिए पोलर की बात करें तो इक्वेटोरियल जो करंट जा रही है वो पोलर रीजन्स के ओशन को वार्मिंग इफेक्ट दे रही हैं, वही जो वार्मिंग जो ऊपर से कोल्ड करंट्स आ रही हैं नीचे, वो हमारे इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन को कूलिंग इफेक्ट दे रही हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने दोनों आपको बता ही दिया, मेडिटेरियन, ट्रॉपिकल में, बाल्टिक इसमें। तो देखिए अब बात करते हैं, देखिए कुछ रीजन्स आपने अपवेलिंग सुना होगा, बहुत सारी रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अपवेलिंग पाई जाती है। तो अपवेलिंग का मतलब होता है कि अंदर से वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जनरली क्या होता है कि अंदर क्या होता है, सी है, ठीक है, तो सी पे सरफेस पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अंदर लो टेम्परेचर होगा, तो अपवेलिंग जो होती है उसको कोल्ड अपवेलिंग बोला जाता है। मतलब जहाँ जहाँ अपवेलिंग पाई जाएगी वहाँ का जो सी वाटर होगा ना वो कोल्ड होगा। तो क्या बोलेंगे, अपवेलिंग ब्रिंग्स कूल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर की। तो पहले डायरनल रेंज क्या होता है, तो डायरनल रेंज जनरली होता है कि पूरे दिन और रात में जितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल वाटर हैव हायर डायरनल रेंज देन द इक्वेटोरियल वाटर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ क्लाउड फॉर्म होते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं चेंज हो पाता है। लेकिन वहीं पे अगर इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे दिन में तो एकदम गर्म होगा और वो रात होगी तो ये अपना हीट छोड़ भी देगा तुरंत। तो इससे ये इनका डायरनल रेंज होता है ट्रॉपिक रीजन का वो ज़्यादा होता है। तो देखिए इक्वेटर पे एक और रीजन बताता हूँ। देखिए इक्वेटर पे मान लीजिए हीट आया, कोई एब्जॉर्ब हुआ, जब ये छोड़ेगा हीट तो चूंकि ऊपर क्लाउड है तो हीट ट्रैप हो जाता है क्लाउड के अंदर, तो ये पूरा रीजन एक ही लगभग मतलब एक ही टेम्परेचर पाया जाएगा। अगर आप इक्वेटोरियल रीजन के किसी लैंड पे रहने जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो क्लाइमेट जो होता है, जो वेदर्स होते हैं वो भी आपको लगभग टेम्परेचर रेंज बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे क्या होगा, डायरनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर सीज आफ्टर अ डेप्थ ऑफ 30 फीट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओशन में 30 फीट के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कोई भी सन का रेज जब पड़ता है ना तो उसकी पेनिट्रेशन पावर एक लिमिटेड होती है, ठीक है, जिसको फोटिक जोन बोला जाता है। तो वो एक लिमिटेड नीचे तक ही वो एक तरह से वार्मिंग इफेक्ट दे पाता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर 30 फीट के आप नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सी का वाटर दिन और रात में लगभग सेम ही टेम्परेचर रहता है। इसीलिए इसने बोला है कि डायरनल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर सीज आफ्टर अ डेप्थ ऑफ 30 फीट। समझ में आया?
अब बात करते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की। तो एनुअल से आप समझ रहे हैं ना, ईयर में अब देखेंगे पूरे साल में डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप ये पाएंगे कि देखिए सी के अंदर अगर आप जाते हैं तो 600 फीट के नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरे साल में सेम टेम्परेचर रहता है, मतलब वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा 600 फीट के नीचे जाते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं ओशन की। तो ओशन देखिए, जो बिगर ओशन होगा ना, जिस साइज में जितना ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वाटर और जो होगा कोल्ड और हॉट, कोल्ड और वार्म का, वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको लोअर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा। जैसे कि पैसिफिक ओशन हो गया, वहाँ पे आप अगर नोट करेंगे पूरे साल में तो वहाँ पे टेम्परेचर जो चेंजेस होता है ना वो कम होता है। और वहीं अगर अटलांटिक या इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ इन कंपैरिजन टू ज़्यादा चेंजेस होता है। ठीक है, देखिए ये देखिए पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे बेटर मिक्सिंग ऑफ वाटर जो करंट्स होंगी उनका होगा। वहीं पे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे उतना अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए कहीं कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कहीं कम होगा। तो रेंजेस जो आपको पूरे साल में आप नोट करेंगे तो वार्म समर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा यहाँ पे आपको, वही विंटर सीजन में कम मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नदर्न हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपके जो आपके लैंड मास होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्व कर लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे तो एक्सेल भी ज़्यादा करेंगे, मतलब मान लीजिए वार्म जैसे समर सीजन आया तो ज़्यादा एनर्जी इनमें स्टोर होगी तो ज़्यादा गर्म रहेंगे। वहीं पे अगर विंटर सीजन आता है तो यहाँ पे जब सनराइज पड़ेगा ही नहीं तो जो लैंड मास होगा ना वो ज़्यादा कूल होगा इन कंपेरिजन टू सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा सी है तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी अगर दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे तो उतना नहीं आएगा जितना आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अब ओशन वाटर के टेम्परेचर पैटर्न को स्टडी करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उनका हॉरिजॉन्टल स्टडी करें हम, एक उसका वर्टिकल स्टडी करें। हॉरिजॉन्टल मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कितना है, फिर ऊपर जाएंगे पोल की तरफ तो कितना चेंजेस होगा, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस पे कितना है और डेप्थ में जाते जाएंगे तो कितना होगा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर जनरली डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको क्या रीज़न है। लेकिन और अगर रेट ऑफ चेंज की बात करें तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये पाया गया है कि 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड आपको जनरली चेंजेस मिलता है लैटिट्यूड से। ठीक है, एक लैटिट्यूड से 2 लैटिट्यूड पे मान लो आप जाते हैं, या 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जाते हैं। ठीक है, अब द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बिकम्स 22 डिग्री सेंटीग्रेड एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 14 डिग्री सेंटीग्रेड एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट पोल्स। ठीक है, मतलब कि 22 डिग्री आपका जो 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होगा, सपोज ये है सी। ठीक है, तो 20 तो ये नॉर्थ ये साउथ, तो इनमें जो ये होगा टेम्परेचर होगा वो एवरेज वो 22 डिग्री पाया जाएगा। वहीं पे ये ऊपर का 40 और नीचे का ये 40, इस पे पाया जाएगा 14 डिग्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये होंगे, नदर्न में है 19.4, सदर्न में है 16.4। ऑलरेडी रीजन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि लैंड मास नदर्न में पाया जाता है। ठीक है, तो द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, एज द नदर्न हेमिस्फीयर इज मेड अप ऑफ मोर लैंड, ऑलरेडी बताया मैंने, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज मेड अप ऑफ मोर ओशियंस। ठीक है, अब अटलांटिक की बात करते हैं तो इन नॉर्दर्न अटलांटिक देयर इज़ अ वेरी स्लो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टुवार्ड्स नॉर्थ। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी गल्फ स्ट्रीम जो होती है, ठीक है, वो एक वार्म करंट है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको करंट्स के बारे में डिटेल में बता रखा है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये इस गल्फ स्ट्रीम के कारण क्या होता है कि जो नदर्न अटलांटिक होता है ना, पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपका, जैसे इक्वेटर पे जितना होगा तो जनरली पोल की तरफ कम होना चाहिए, तो उतना कम नहीं होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है अगर ओशन की बात करें, क्योंकि यहाँ का वार्म करंट ऊपर पहुँच जाता है और पूरा ओशन को मिक्स कर देता है। ठीक है, वहीं अगर सदर्न अटलांटिक की बात करें तो वहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर की कंपैरिजन में लैटिट्यूडनल जो डिक्रीज होगा टेम्परेचर में वो ज़्यादा वो होगा, इंटेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था सरफेस से डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज ऑन द सरफेस, क्योंकि डायरेक्ट हीट पड़ती है सन की, तो ऊपर का जितना भी टेम्परेचर होता है वहाँ वो उसको वार्म कर देता है सन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट डायरेक्टली रिसीव द इंसोलेशन मतलब सन रेज। ठीक है, द हीट इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर सेक्शन ऑफ द ओशंस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। ठीक है, अब ऊपर की सतह गर्म हुई, अब यहाँ से क्या हुआ, कंडक्शन होगा और हीट क्या होगी, नीचे ट्रांसफर होगी। ठीक है, धीरे धीरे। अब ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर।
जाहिर सी बात है। अगर हम बात करें इक्वेटर रीजन की तो वहाँ पे जो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो उसका रेट अलग होगा टेम्परेचर कम होने का। वहीं पोलर रीजन की बात करें तो पोलर पे तो ऑलरेडी ऊपर ठंडा होता है। इवन आप नीचे जाएंगे तो आपको इवन गर्म वो मिल जाएगा, ओशन मिल जाएगा। तो अगर हम इक्वेटर, पोलर, ट्रॉपिक की बात करें तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ जो डिक्रीज होता है ना वो कम होती जाती है, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल इज नॉट यूनिफॉर्म। ये ऑलरेडी बताई दिया मैंने आपको, ठीक है। अब बात करते हैं द रेट ऑफ डिक्रीज इज रैपिड एट इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स देन द पोल्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, पोल्स पे तो ऑलरेडी ठंडा टेम्परेचर रहता है। इक्वेटर पे मान लीजिए, इक्वेटर की बात करते हैं ट्रॉपिक की, मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री है, ठीक है। तो अब 25 डिग्री है तो अब ओशन के बॉटम में तो मैंने बताया था ना आपको कि बॉटम में लगभग सेम ही टेम्परेचर रहता है सबका, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद। तो अब 25 डिग्री से उस मान लीजिए यहाँ पे 2 डिग्री है, 3 डिग्री मान लेते हैं है टेम्परेचर यहाँ पे। तो 25 से 3 डिग्री जाने पे शार्प डिक्रीज होगा ना टेम्परेचर का। वहीं पे अगर पोलर से जाएंगे तो पोलर पे उतना शार्प नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि द रेट ऑफ डिक्रीज इज रैपिड एट इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स देन द पोल्स, ठीक है। अगर कुछ एरियाज में आप देखेंगे तो आप ये रिकॉर्ड करेंगे कि टेम्परेचर जो है ना वो डेप्थ में ज़्यादा है। जैसे मैंने यहाँ तो बताया था आपको कि जनरली टेम्परेचर एक नीचे हाइट तक जाएंगे, पर्टिकुलर हाइट तक ही इंसोलेशन पहुँचता है, उसके बाद वो एक ही समान टेम्परेचर रहता है। लेकिन आप कुछ रीजन्स हो गए आपके, जैसे कि आपका मेडिटेरेनियन हो गया, अगर उसमें आप 1800 मीटर तक भी नीचे जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा 24.4 डिग्री तक टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन में है और ये है हमारा चारों तरफ से एनक्लोज सी। तो वो जो आपके लैंड्स होते हैं ना वो इंसोलेशन करंट हीट रहते हैं, तो इसके वजह से वो ओशन के नीचे तक काफ़ी हीट करके रखते हैं। वहीं अगर आप एनक्लोज सी हाई लैटिट्यूड में रजिस्टर करें तो वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पाया जाएगा, मतलब कि सतह पे आपको ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, जबकि नीचे जाएंगे आपको तो वार्म का टेम्परेचर मिलेगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली क्या होता है, वार्म ऊपर रहता है, कोल्ड नीचे। तो इन्वर्जन में होता क्या है कि ऊपर रहता है हमारा कोल्ड और नीचे आपको मिलता है वार्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए इसको एक जनरल पैटर्न देख लेते हैं कि देखिए सतह की बात करते हैं। ये हो गया हमारा ओशन का सतह, ऊपर वाला सरफेस। ये हो गया हमारा बॉटम सरफेस, ठीक है। अब जैसे ही आप डेप्थ की तरफ जाएंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट तक तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन उतना कुछ खास मिलेगा नहीं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद ही एक ऐसी लेयर आएगी जहाँ पे शार्प डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा आपको, जैसे कि ये लेयर हो गई। अब यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, एकदम से शार्प डिक्रीज हुआ, ठीक है। इस लाइन को बोला जाता है थर्मोक्लाइन, ये याद रखिएगा। थर्मोक्लाइन क्या हो गई, जहाँ पे शार्प डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है ओशन के अंदर। तो ये लाइन जनरली होती है 200 से 1000 मीटर, मतलब 200 मीटर से नीचे की तरफ जाएंगे और 1000 मीटर तक जो ये पूरी लाइन होती है ये होती है थर्मोक्लाइन लाइन, ठीक है, जहाँ पे पाया जाता है शार्प स्टीप फॉल इन द टेम्परेचर। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था। उसके बाद फिर आप नीचे जाएंगे तो फिर वही सेम टेम्परेचर। नीचे तो सब पूरे ओशन का सेम ही टेम्परेचर है, चाहे आप पोल पे हो, चाहे इक्वेटर पे हो, चाहे आप ट्रॉपिक्स पे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट टेम्परेचर ओशन का। तो आई होप आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे एक विजुअलाइज इफेक्ट दिखाया गया है। जो ये रेड है ना, डार्क रेड, ये है हमारा टेम्परेचर जहाँ सबसे ज़्यादा है। देखिए इक्वेटर पे आपको लाइट रेड दिख रहा होगा, मतलब इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिक ये इक्वेटर पे कम है ना। ये देखिए यहाँ पे जो नोट किया गया है, आपको यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा ट्रॉपिक्स रीजन पे। फिर आप जैसे ही जाएंगे पोल की तरफ तो आपको कम मिलता जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।